हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन साथी में। तो बताइए आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज का मैं आपके सामने एक सेशन लेकर आया हूं, प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट पर। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन भी ले आया हूं। एक बार इसको देखिए। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। यानी जो भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको खुद से लड़ना होगा। आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो अपने आप पे फोकस करते जाइए, अपने आप पे वर्क करते जाइए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर चूमेगी। बस हताश होकर नहीं बैठना है, लगे रहना है दोस्तों। तो चलिए आज मैंने आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2022। जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट दिख रहा है 2022, जहाँ पे मैं आपको टाइगर रिपोर्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी दूंगा कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, सरकार ने इसके तहत क्या कदम उठाए, इससे बाघों के संरक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। और यकीन रखिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट से काफ़ी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन को प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2022 के आधार पे। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट, ये एक सुंदर सा आपको यहाँ पे टाइगर देखने को मिल रहा है। खूंखार तो होते हैं टाइगर्स, पर अच्छे भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट को। तो याद रखिएगा कि जो भारत की बाघ संरक्षण योजना है ये शुरुआत हुई है 1973 में हुई है। लेकिन पहला सवाल यह आ जाता है कि जैसे कि कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो शुरुआत क्यों की जा रही है ये भी जानना जरूरी है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट आया है 1973 में आया है, पर मेरा सवाल ये बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट क्यों आया है। अगर हम किसी समस्याओं को समझना चाहते हैं तो हमें ये भी जानना है कि वो समस्या आई क्यों और उसका निवारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमें इन पहलुओं को जानना चाहिए। तो यकीन रखिए आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट को लाया क्यों गया, उसका रीजन क्या था। आपको दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1973 से पहले भारत में बाघों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही थी। क्या होता था कि लोग आते थे, बाघों को मतलब एक जाल बिछाते थे और बाघों को खरीदते थे, बेचते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़े लेवल पे बिजनेस होता था, शिकार करते थे, कुछ लोग खाने के लिए भी यूज करते थे। विदेशों में एक्चुअली बाघों का सेवन भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बाघों का जो विस्तार होता जा रहा था ना, इससे बाघों की संख्या में कमी होती जा रही थी। अब आप ही सोचो, एक परिवार के अगर सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा तो उस परिवार की आबादी कैसे बढ़ेगी। ऐसे बाघों की संख्या में भी ऐसे बराबर कमी हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह से बाघों की संख्या में हमें कमी देखने को मिलती थी तो अवैध शिकार से जंगलों के विस्तार कम होता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि बाघों के अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा। तब वन अधिकारियों को लगा कि कोई ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जहां पर जिस तरह इंसानों को संरक्षण दिया जाता है, उसी तरह जीव जंतुओं को भी संरक्षण दिया जाए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यही वजह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। और यही अधिनियम कब आया, ये अधिनियम आपको 1972 में देखने को मिल जाता है। कब देखने को मिल जाता है? 1972 में देखने को मिल जाता है। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो सिर्फ बाघ के लिए नहीं लाया गया था, वो बहुत सारी योजनाओं के लिए लाया गया था। जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, गिर सिंह परियोजना लाया गया 1972 में, मृग परियोजना भी लाया गया 1975 में, और हाथी परियोजना 1992 के अंतर्गत लाया गया था। ये बेसिक परियोजनाएं लाई गई थी, जिसमें बाघ परियोजना भी इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि अगर बाघों पे ध्यान नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं बाघ आज के समय में विलुप्त हो जाते हैं, इसीलिए ये योजना को लाई गई है। तो याद रखिएगा यही वह वजह थी कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट की हमें नीड पड़ी। तो अगर सवाल ये बन जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट की नीड क्यों पड़ी, तो याद रखिएगा जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट के लिए, टाइगर इन फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के लिए, जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ अच्छे से संतुलित बना रहे। और कोई भी देश होता है, राष्ट्र होता है, उसका निर्माण तभी हो सकता है कि सिर्फ इंसानों का ही निर्माण नहीं करना है, हमें जीव जंतु का भी देखभाल करना है कि वह सही है नहीं है, उनका खान पान सही से हो रहा है, मतलब उनको जो भी उनकी बेसिक नीड होती है वो उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाघ संरक्षण योजना को लाया गया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए
आप इसका नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की हमें आवश्यकता क्यों देखने को मिलती है। तो बाघों की संख्या में लगातार कमी हमें देखने को मिलती थी, अवैध शिकार होने लगे, जंगलों की कटाई होने लगी और विलुप्त होने का खतरा हमें मंडराने लगा। तो यही वह वजह है जिसके कारण प्रोजेक्ट टाइगर की आवश्यकता पड़ी। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। एक्चुअली मैंने बताया अभी आपको, प्रोजेक्ट टाइगर जो रिपोर्ट है ये आपको 1973 में देखने को मिलता है। ये 1973 में देखने को मिलता है, लेकिन ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लाया गया था। इसमें भारत सरकार की योजनाएं ही शामिल थी, क्योंकि कोई भी अधिनियम होगा उसमें भारत सरकार की योजनाओं की मंजूरी मिलेगी, तभी उस अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। जब भारत सरकार की एग्रीमेंट का मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भारत सरकार की मर्जी होगी, जहाँ पे भारत सरकार को उसके हित में लगेगा, मर्जी का मतलब ये हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई यह महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ को बचाना ही नहीं बल्कि उसे प्राकृतिक आवास, पूरे पारिस्थितिकी सुरक्षा प्रदान किया जाना था। ये भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरा ध्यान बाघ संरक्षण पर केंद्रित था कि बाघ कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, कितना उनका इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उनको कंट्रोल किया जाए, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, वो उनको एक जगह पे केंद्रित किया जाए ताकि उनको सुरक्षित दिया जा सके, उनका इलाज किया जा सके अगर वो जख्मी कंडीशन में हैं, अगर वो उनको जो भी बेसिक नीड होती है उनकी इच्छाओं को प्रतिपूर्ति किया जा सके, आम आदमी जो बाघ से ग्रसित हैं उनसे भी उन्हें सुरक्षित दिया जा सके। यही सब वजह था कि बाघ संरक्षण पर केंद्रित देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा देखने को मिलती है, जैसे वही मैंने बोला, आम आदमी को सुरक्षित, जो बाघ से डरते हैं उनसे सुरक्षित मिल पाए। और जैव विविधता का संरक्षण हमें दिया जाना चाहिए। याद रखिए, अगर आपसे कभी भी जैव विविधता के बारे में बात किया जाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जैव विविधता मतलब जैव प्लस विविधता, यानी जैव मतलब जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे, और विविधता मतलब होती भिन्नताएं। जीव जंतु पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं तथा पेड़ पौधे वही पैदा होते हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? वर्षा हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यूपी में जो भी वर्षा होती है वो तराई तथा पूर्वी क्षेत्र में होता है, ये आपको पता ही होगा। इसी कारण ये दोनों क्षेत्रों में हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता यही है कि जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल बन जाता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट होता है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके मेन उद्देश्य क्या हैं। तो याद रखिएगा कि बाघों की संख्या को बढ़ाना होता है, अवैध शिकार रोकना होता है, जंगलों की रक्षा करना होता है, बाघों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना होता है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो अब मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो बताना चाहूँगा कि बाघ गणना रिपोर्ट क्या होती है। बाघ गणना रिपोर्ट क्या है, याद रखिएगा कि जो बाघ गणना रिपोर्ट होती है वो प्रति 4 वर्ष में जारी की जाती है। तो सबसे पहले बाघ गणना रिपोर्ट कब लाया गया था, याद रखिएगा 1987 में लाया गया था, 1987 में लाया गया था। ओके, तो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है, लास्ट रिपोर्ट वो जारी हुई है आपको 2022 में हुई है। कब हुई है? 2022 में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो ये 2022 में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है, तो 2022 में टोटल बाघ कितने थे, याद रखिएगा। टोटल बाघ जो हो जाते हैं आपके पास वो जाते हैं 3682 हो जाते हैं। उसके पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो 2018 में हमें देखने को मिलती है, तो ये हो जाते हैं आपके 2967। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इनके बीच में टोटल जो वृद्धि हुई है 2018 से 2022 के बीच में, तो याद रखिएगा आप लोग 24.1% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 1% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हमें देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा वो हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल बाघ की संख्या कितनी होती है? 260 बाघ हमें देखने को मिल जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने बाघ देखने मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में हमें टोटल बाघ कितने देखने मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 205 बाघ हमें देखने को मिल जाता है, 205। और बिहार में इसकी संख्या कितनी है, तो ये भी याद रखिएगा 54 हमें बाघ देखने को मिल जाता है, 54 बाघ हमें देखने को
मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ दिवस मनाया कब जाता है तो याद रखिएगा इसका दिवस हो जाता है जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है 29 जुलाई 2025 पीईटी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष में करना। आपके सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि प्रति 4 वर्ष में मनाया जाता है। पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया है और अभी जो 5वीं रिपोर्ट हुई है वो 2022 में हुई है और 2018 से अगर तुलना करते हैं तो 24.1% की वृद्धि होती है। सर्वाधिक बाघ हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या कितनी है 205 बाघ हमें देखने को मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाघ गणना रिपोर्ट मैंने वही बताया कि अब प्रत्येक 4 वर्ष में आपको गणना में रिपोर्ट देखने मिलता है, कैमरा ट्रैप का उपयोग देखने को मिलता है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण देखने को मिलता है, डेटा संग्रह विश्लेषण देखने को मिलता है और बाघों की स्थिति का आकलन भी हमें देखने को मिलता है। ओके, अब से ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाघ, अभी मैंने आपको बताया, अभी इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व कौन सा है और भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होता है वो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और उस टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो याद रखिएगा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। बोर टाइगर रिजर्व जो कि हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियाँ क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियाँ होती है 2018 में 2967 बाघ है, 2022 में 3682 बाघ है। टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? 24.1% है। ओके, और इससे संरक्षण प्रयासों की सफलता हमें देखने को मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलना चाहूँगा, प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियाँ क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियाँ होती है मध्य प्रदेश में हमें सर्वाधिक बाघ देखने को मिलता है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान पे है तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है। सेकंड स्थान पे याद रखिएगा कर्नाटक हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड भी एक प्रमुख राज्य है जहाँ पे बाघ हमें देखने को मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की बाघ को मैं एक अलग तरीके से बताना चाहूँगा अभी। और बिहार में सीमित संख्या कैसा, पहले 2018 में 31 था और 2022 में 54 हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आ जाता है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। अगर मैं आपसे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करूं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में हमेशा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं जो जीएस से संबंधित होते हैं। हमारा पहला टाइगर रिजर्व आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, सेकंड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, थर्ड है मानगढ़ टाइगर रिजर्व और फोर्थ है रानीपुर टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो याद रखिएगा ये कब गठन हुआ है, तो ये गठन हुआ है आपका 1987 में इसका गठन हमें देखने को मिलता है और ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर पूछा जाए ये किस विस्तार में है तो याद रखिएगा इसका विस्तार आपको लखीमपुर एंड बहराइच में हमें देखने को मिल जाता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2201 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड में बात करना चाहूँगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? 1 मिनट। अगर मैं बात करूंगा आपसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में तो ये याद रखिएगा जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है वो 2012 में बनी है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और इसका जो विस्तार है मात्र बिजनौर में हमें देखने को मिलता है, ओनली बिजनौर में देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्रफल हमें 95 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में हमें देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? याद रखिएगा 2014 में हमें देखने को मिल जाती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 730 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन ये हमें देखने को कहाँ मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ओनली पीलीभीत में ही देखने को मिलता है। उसी आधार पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। अभी एक करंट अफेयर विषय पे क्वेश्चन बनता है कि 89 साल बाद एक सांप देखा गया है, ठीक है, जो रंग बिरंगा सांप है, तो वो कौन से टाइगर रिजर्व में है? तो याद रखिएगा उस टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिएगा, वो टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अभी लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका टाइगर रिजर्व के बारे में यूपी का और वो हो जाता है आपका रानीपुर
टाइगर रिजर्व। अगर रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अभी फिलहाल बना है 2023-2024 के अंतराल पे, और ये आपको देखने को मिलता है बांदा प्लस चित्रकूट में देखने को मिल जाता है। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि बांदा एंड चित्रकूट पे कौन सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है आपका 529 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिल जाता है। ओके, समझ में आया आप सभी को? तो आपसे ब्रीफली मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा दुधवा टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर? दुधवा। अगर पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तब भी दुधवा टाइगर रिजर्व ही होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो मुझे लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में एक ब्रीफली जो मुझे नॉलेज देना था वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब सवाल बन जाता है, नए पॉइंट पे मैं चलता हूँ, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष याद रखिएगा, इससे क्या क्या फायदा हुआ है, इससे हमें क्या क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है। भारत में सफल संरक्षण योजना भी हमें देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है कि भारत में हमें सफल संरक्षण योजना भी देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि बाघों का संरक्षण किया जाएगा, उनको अच्छे से देखभाल हो पाएगी, और उनका जो भी उनका व्यवसाय चल रहा है, यानी जो भी उनके धंधे चल रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक लगाई गई। बाघों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब बाघों को नहीं मारा जाएगा, नहीं काटा जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब उनका बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे विलुप्त होने का जो खतरा है उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण का काफ़ी महत्व होता है। अगर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति परिवार में सभी व्यक्ति से होने से ही परिवार का महत्व होता है, उसी तरह अगर सभी जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, उसी तरह वन्य जीव संरक्षण को भी महत्व प्रदान किया जाएगा। एक पॉइंट हो जाता है पर्यावरण संतुलन में योगदान। पर्यावरण संतुलन में प्रति जीव का, सिर्फ मानव का ही नहीं, इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, सभी का अपना एक योगदान होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भविष्य में संरक्षण की आवश्यकता होगी। अगर कभी भी भविष्य में नीड होती है किसी भी चीज़ की, तो हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अभी नहीं ध्यान देंगे इन लोगों के बारे में, तो जब ये विलुप्त होने के खतरों में चले जाएंगे तो काफ़ी हमें दिक्कत हो जाएगी। आपसे एक बात याद रखना है कि कभी भी कोई भी जानवर विलुप्त हो जाता है तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? रेड डाटा बुक के अंदर रखता है। वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN, याद रखिएगा IUCN। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके सामने, जो मैंने आपसे बाघ से संबंधित सारी बात बताई कि बाघ क्या हैं, क्यों आए थे, प्रोजेक्ट क्यों बन गया, इसकी शुरुआत क्यों हो गई, सरकार ने इसके तहत क्या कदम उठाए, इसमें बाघ के संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने आपको बेसिक से लेकर हर चीज़ की यहाँ पे नॉलेज दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट क्यों आया था, किस संरक्षण अधिनियम के अंदर कराया था, प्रोजेक्ट टाइगर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने ये भी आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर की आवश्यकताएँ क्यों पड़ी थी। या समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या हैं, बाघ गणना रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियां क्या हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियों में कौन सा राज्य सर्वोत्तम है, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के क्या कंडीशन है, क्या निष्कर्ष है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि प्रोजेक्ट टाइगर जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा ये दिवस आपको कब देखने को मिलता है, याद रखिएगा ये दिवस आपको कब? 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को देखने को मिल जाता है। तो ये रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको कंटेंट दिया है वो आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया हूँ। अब मैं अभी न्यू हूँ तो थोड़ा बहुत त्रुटि तो होगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं धीरे धीरे इन त्रुटियों पे भी काम करूँगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हों तो प्लीज़ इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस आपसे एक उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आपका मोटिवेशन मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप शेयर करिए, इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कराइए। क्या होता है, नॉलेज बढ़ने से ही बढ़ता है। अगर हम ये सोचें कि नहीं नॉलेज से मुझे लेना है, तो ऐसे कभी भी नहीं, क्योंकि नॉलेज जिसको मिलना होता है उसको मिल जाएगा।
ठीक है। तो मैं बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपके लिए जो भी पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया। हालांकि आज 10 कदम का जो सीरीज है मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको, अभी आपके 4:30 हो रहे हैं, तो मैं आज 10 कदम का जो सीरीज होगा वो आपको 7 बजे मिल पाएंगे। जी हाँ, 7 बजे मैं आपके लिए 10 कदम का सीरीज लाऊंगा, उसको भी एक बार देखिएगा। वो जो 10 कदम का सीरीज होता है ना, उसमें मैं आपके सामने मिक्स जीके के क्वेश्चन है। अभी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन आ रहा हूँ, जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो उसके बाद मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन की जगह मैं इसको 25, फिर आगे चल के मैं 50 क्वेश्चन का भी मैं सेट करने वाला हूँ। और मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराता हूँ कि मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर पढ़ लिया, मैं आपको 10 कदम के क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से मैं उसको एक विस्तृत विश्लेषण भी आपको देता हूँ, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और बस लास्ट में यही बोलूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।